morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, Ashish Sinha, IWA. Today we will discuss CBSE Class 10, Chapter 2. The name is Feudalism. जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है कि अलग अलग देशों में पावर को किस प्रकार शेयर किया गया है, पावर को किस प्रकार डिवाइड किया गया है और अलग अलग देशों ने पावर डिवाइडेशन के कौन कौन से रूल्स को फॉलो किए हैं, इस संबंध में इस चैप्टर में चर्चा की गई है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि सिविक्स के चैप्टर 2 में फेडरलिज्म के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये वीडियो फर्स्ट है तो इसमें मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूं, फिर सेकंड वीडियो में इस पूरे चैप्टर को डील से समझाया जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म का मतलब होता है, कह रहा है, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट की वह सिस्टम जिसमें पावर को एक से या अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है पूरे गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए, किस प्रकार किसको क्या राइट्स हैं और कौन सी सरकारें किस संबंध में क्या फैसला लेंगी, इसका अधिकार किसको दिया गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी चर्चा फेडरलिज्म में ही की जाती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसके की फीचर्स क्या है। फेडरलिज्म के की फीचर्स, तो जो फेडरल गवर्नमेंट होता है, तो फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफन वी फाइंड इन द वर्ल्ड। यानी कि अधिकतर देशों में जहां डेमोक्रेसी बहाल है वहां दो तरह की ही सिस्टम चलती है, या तो यूनिटरी गवर्नमेंट चलता है या तो आपको फेडरल गवर्नमेंट चलता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि पावर को एक से अधिक हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जैसे हमारे कंट्री में पावर को पहले अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पहला जो था सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा जो था वो स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह एक से अधिक टायर ऑफ गवर्नमेंट हो गई। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि दो ही टायर ऑफ गवर्नमेंट हो, दो से अधिक टायर भी हो सकती हैं। फेडरल गवर्नमेंट जहां एक से अधिक टायर ऑफ गवर्नमेंट हो उसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और जहां केवल एक ही गवर्नमेंट हो उसे यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे हम पिछले चैप्टर में भी ये चर्चा किए थे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, कि बेल्जियम में ने अपने यहां जब वो कंट्री अपने फ्रीडम को गेन किया तो उसने अपने यहां यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को से ट्रांसफर होकर फेडरल गवर्नमेंट बनाया और तरह तरह की अपने पावर को तरह तरह के गवर्नमेंट यूनिटरी तरह तरह के सेक्शंस में डिवाइड किया बेल्जियम ने। और हम ये भी देखे हैं कि उसका बड़ा अच्छा उसको रिजल्ट मिला और उसके यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे दूर होते चले गए। लेकिन श्रीलंका की जब हम चर्चा किए थे तो वहां देखेंगे कि उसने अपने यहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट को ही कंटिन्यू किया था। तो यूनिटरी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करने के कारण उसके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए थे और श्रीलंका सिविल वार में घिर गया था। उसके बाद आज भी वहां आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही गवर्न कर रही है। अब देखिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है कि वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है और पूरे कंट्री को गवर्न करती है, और उसके सब यूनिट्स होते हैं, अर्थात सरकार के बनाए गए सब यूनिट्स के द्वारा वो देश के अलग अलग हिस्से को गवर्न करती है। तो इस तरह आप, मुझे ऐसा है कि आप यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अंतर समझ लिए होंगे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वन टायर से मोर देन गवर्नमेंट होता है और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में केवल वन टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो दोनों में आशा है कि आप समझ लिए होंगे क्या अंतर है। हमारे भारत जैसे, जब हम भारत देश की चर्चा करते हैं तो भारत देश में अभी 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जब आज के पहले जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे संविधान में 2 ही टायर ऑफ गवर्नमेंट की चर्चा की गई थी, लेकिन बाद में जरूरत पड़ी तो हमने तीसरे लेवल को भी इंक्लूड किया। जैसे 2 टायर जो था वो पहला था सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा जो था वो स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह पावर को डिवाइड किया गया था जब हमारा देश आजाद हुआ। तो अब हम समझते हैं
रूट्स ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है। अब फेडरलिज्म भी दो तरीके के होते हैं। फेडरलिज्म दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो सबसे पहले अब हम ये जानेंगे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है कि जो पावर होती है, गवर्नमेंट दो हिस्से में बटी हुई होती है और पावर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इक्वल पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट को भी इक्वल पावर होती है। दोनों का पावर इक्वल होता है। अर्थात जैसे हम यूएसए की चर्चा करते हैं, स्विट्जरलैंड की चर्चा करते हैं और ऑस्ट्रेलिया की चर्चा करते हैं, तो वहां पर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। अर्थात दोनों गवर्नमेंट को इक्वल पावर है, किसी को ज्यादा और किसी को कम पावर नहीं है। लेकिन जब हम होल्डिंग टुगेदर की चर्चा करते हैं तो होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि पावर दो हिस्से में डिवाइड होता है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है उसे ज्यादा पावर होता है। जैसे आप इंडिया की ही चर्चा कर लीजिए तो भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है पूरे कंट्री को और वित्त वगैरह जो भी राशियों का आवंटन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देती है और स्टेट्स अपने यहाँ सेंट्रल के दिए गए रिसोर्सेस और अपने रिसोर्सेस से उस क्षेत्र विशेष को गवर्न करते हैं। तो इस तरह इंडिया, स्पेन और बेल्जियम में इस तरह की यानी कि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म चलती है। और होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर में अंतर ये होता है कि कमिंग टुगेदर में इक्वल पावर होता है स्टेट और सेंट्रल को, जबकि होल्डिंग टुगेदर में स्टेट गवर्नमेंट को मोर पावर होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को मोर पावर होती है कंपेरिजन टू द स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ गया। अब आइए अब हम चर्चा करते हैं अपने देश भारत की। जैसा कि आप सभी जानते हैं आवर इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th of August 1947। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के दास्ता से मुक्त हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ और संविधान निर्माताओं ने बड़ी संजीदगी से इस मसले को भी चर्चा किया था कि हमारे यहाँ पावर को किस प्रकार डिवाइड किया जाए ताकि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। तो इंडिया एज ए फेडरल कंट्री, भारत जो है वो एक फेडरल गवर्नमेंट है। यहाँ पर वन से मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स और ग्रुप ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है, हमारे यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को डिवाइड किया गया स्टेट गवर्नमेंट्स को। अर्थात हमारे यहाँ कम सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और पावर को अलग अलग, चूंकि हमारे यहाँ तरह तरह की विविधता पाई जाती है, तरह तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेजेस, ऑन द बिहाफ ऑफ रीजन, ऑन द बिहाफ ऑफ कल्चर। आवर स्टेट्स हैज बीन डिवाइडेड। हमारे यहाँ कल्चर के बिहाफ पर, लैंग्वेज के बिहाफ पर हमारे यहाँ स्टेट्स का डिवाइडेशन किया गया है। तो इस तरह हमारे यहाँ डिक्लेयर्ड एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स और ग्रुप ऑफ स्टेट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश को ग्रुप ऑफ स्टेट्स के रूप में डिक्लेयर किया है। अर्थात जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय अलग अलग छोटे मोटे राजा और रजवाड़े राज किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारे यूनिफिकेशन हुआ तो अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग पावर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट की ही चर्चा पहले की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट होल कंट्री को गवर्न करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने केवल स्टेट्स के बाउंड्री तक ही सीमित होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है और इस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट्स की ही पब्लिक चुनती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटायर कंट्री चुनता है। तो इस तरह वहां पावर को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट शुरू में था, लेकिन बाद में हमारे देश के नीति निर्देशक जो तत्व थे उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे देश को 1 टायर और गवर्नमेंट की आवश्यकता है। तो उसके बाद से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड किया गया, एक 2 टायर से 1 टायर को बढ़ाकर 3rd टायर ऐड किया गया, जिसे हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। जैसे आप इसको यूं समझ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ देश में
चुनाव जब आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो उसमें जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और वो रिप्रेजेंटेटिव मिलकर हमारे प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। ठीक उसी प्रकार की इलेक्शंस की पद्धति होती है स्टेट में, कि हमारे स्टेट्स के इंटायर स्टेट्स के बॉर्डर पे रिलेटेड क्षेत्रों में और उसके अलावा इंटायर स्टेट में चुनाव होते हैं, तो जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और स्टेट चुनाव में जनता अपने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है उसे हम लोग एमएलएस कहते हैं। और कंट्री आम चुनाव में जब जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है तो उसे हम लोग एमपी को हम लोग चुनते हैं। तो इस तरह जो एमएलएज होते हैं वो कंबाइन टुगेदर होकर अपनी एक लीडर चुनते हैं और वो लीडर जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, और जो एमपी जिसे चुनते हैं वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। इस तरह ये बातें तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। तीसरी जो सिस्टम है, तीसरी सिस्टम में पंचायती राज को इंक्लूड किया गया। जैसे आप अपने क्षेत्र के मुखिया और सरपंच वगैरह के बारे में भी सुन रखे होंगे। तो जो मुखिया और सरपंच वगैरह चुने जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वे लोग थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के हिस्सा हैं। और शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद, नगर पंचायत ये होती है जिसमें मेयर चुने जाते हैं, और वो शहरी क्षेत्रों का संसद आप उसे कह सकते हैं। शहरी क्षेत्रों का यानी कि सबसे लोकल बॉडी जिसे हम लोग कहते हैं, वो शहरी क्षेत्रों में अर्थात पंचायती स्तर पर उन्हें चुने जाते हैं, तो वे लोग लोकल स्तर पर वर्क करते हैं। इस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 3 हिस्से में डिवाइड किया। फर्स्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल बॉडीज। जैसे अब हम चर्चा करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि हमारे यहाँ लेजिस्लेचर में है, जैसे मान लीजिए कि इतनी टायर ऑफ गवर्नमेंट बना दी गई, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर गवर्नमेंट बना दी गई, लेकिन इन सभी टायर ऑफ गवर्नमेंट को वर्क कैसे करना है इसकी भी चर्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बताता है कि किस प्रकार किसको क्या पावर है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरे वर्क को 4 हिस्से में बांटा। पहले वो कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट और रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स। तो यूनियन लिस्ट क्या होता है? वैसे मसले जो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, तो इन तमाम चीजों पर निर्णय लेने का अधिकार, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, तो जब नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो इस पर निर्णय लेने का अधिकार नेशनल गवर्नमेंट को होना चाहिए, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट को होना चाहिए। तो इस पर निर्णय लेने का अधिकार करेंसी पर, डिफेंस पर, रेलवे पर, इसका अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को होता है। उसके अलावा स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग राज्यों ने अपने यहाँ अलग अलग कानून भी अपने रीजन के अकॉर्डिंग में बना। जैसे आप जानते हैं बिहार एक पिछड़ा राज्य होने के नाते इसने क्या किया, अपने यहां टोटली ड्राई स्टेट बनाया हुआ है, अर्थात यहां पर शराब पूरी तरह से बैन है। गुजरात में भी बैन है। तो ये इसका अधिकार स्टेट को है और वो इस पर अपना निर्णय ले सकते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी स्टेट लिस्ट में आते हैं, और इसलिए पुलिस जो होता है वो स्टेट का ही होता है। उसके अलावा जो कॉन्ग्रुएंट लिस्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें ये दोनों गवर्नमेंट मिलकर, दोनों को सेम पावर होते हैं। जैसे उसमें आते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ जो होता है, शिक्षा जो होता है, दोनों के कोऑपरेशन से ही चल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है और उस पॉलिसीज को स्टेट्स अपने आवश्यकता अनुसार तब्दीली करके और या उसे सेम रूप में भी लागू कर सकते हैं। हेल्थ जो होता है ये भी आपको टोटल कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में आता है, क्योंकि ये दोनों के इंटरेस्ट की है। और उसके बाद से रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट आता है। रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट का तात्पर्य इससे है कि वैसे सब्जेक्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जा रहे थे तो उस तरह के प्रॉब्लम्स अभी हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष आए ही नहीं, तो इसलिए वैसे सब्जेक्ट को रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट कहा गया और उसमें निर्णय लेने का अधिकार केवल स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं। इस तरह हमने जो भी पढ़ा, इसके बाद की चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।